जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एडिटोरिया वॉल्यूम 1 के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की हम बात करेंगे, जो फुल डिस्कस के साथ आज फुल 9 सेट देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, और बात करेंगे कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ जाके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैथ्स रीजनिंग का भी फुल डिस्कस के साथ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, तो ज़रूर जाके डाउनलोड करें। तो चलिए, दोस्तों आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की हम बात करेंगे। तो मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वह देगा तभी जब होगी उसकी मर्जी। सही बात है, आप कितना भी कोशिश कर लो, जब आपका समय नहीं, लक लेबर चांस आपका जब तक नहीं पूरी हो जाती, मिल जाते हैं एक साथ, तब तक आपका सिलेक्शन होना मतलब मुश्किल होता है। और जब आपको ये तीनों लक लेबर चांस साथ दे देगा तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। एक बात तो तय है, मेहनत करने वाले और कभी असफल नहीं होते, आज नहीं तो कल उसको जरूर होते हैं, लेकिन यही है कि मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। चलिए तो दोस्तों, आज की इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रहा है? तो एकमात्र प्रतिनिधि की बात करें तो ओलंपिक 2020 की तो परिणति नायक रही है। तो अब बात करते हैं ओलंपिक की। अगर आप कई बार पूछे गए तो कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो बात करते हैं कुल 1 स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं भारत की रैंकिंग की बात करें तो ओलंपिक में, तो ओलंपिक खेल में तो 48 इसका भारत का रैंक रहा है। तो कुल मेडल की बात करते हैं 1 2 का 4, यानी कि एक जो है स्वर्ण, उसके बाद रजत और कांस्य पदक तीनों जीते हैं। इतना कुल कितना मेडल होता है? 7 मेडल हो जाते हैं। और एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक, उसी के शुभ अवसर पर 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन 7 अगस्त था जिस दिन नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड भाला फेंक में बनाया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर बन गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर बन गया है एक केवड़िया, गुजरात के केवड़िया शहर जो इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है, भारत का एकमात्र पहला शहर। अब बात करते हैं ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक कौन है? ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक की हम बात करें तो ये कौन है? जॉन ग्रेसम है। कौन? जॉन ग्रेसम। अब बात करते हैं किस देश ने नूरा अल मतूसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो ये किसने किया है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा नामित किया गया है। और देश के पहला अंतरिक्ष यात्री थे, याद रखिएगा, पूछे गए हैं एग्जाम में कई बार। अब पूछे, आगे भी पूछे की संभावना, पूछने की बहुत ही प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अब बात करते हैं किस राज्य के चकहाव अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत का जीआई टैग मिला है? तो ये किसको मिला है? तो मणिपुर को मिला है। काले चावल यानी कि चकहाव। अब वहीं पूछे काले नमक चावल, अगर उसमें काले नमक चावल पूछ ले तो यूपी के सिद्धार्थ नगर को से संबंधित है, वहाँ यूपी के जीआई टैग प्राप्त है। किसके? काले नमक चावल को। याद रखिएगा, जरा सा अंतर हो जाता है। चकहाव यानी काला चावल चावल की बात करें तो मणिपुर, और वहीं बात करते हैं काला नमक चावल की तो वह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से संबंधित है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत की? किस हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से हुई? बिहार में बाल बजट की बात करते हैं 13-14 ईस्वी से, जो है 2013-14 से इसका बाल बजट की शुरुआत हुआ है। अब बात करते हैं बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं कौन सा देश आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 मेजबान करेगी? 2023 की मेजबानी किस क्रम का होगा? तो 8वां क्रम का। इसका मेजबान कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसका मेजबानी किया जाएगा। आईसीसी टी20 2023 वर्ल्ड कप, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है?
तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो क्रम की बात करें तो 1992 से 97 तक था। याद रखिए 1992 से 97। उसके बाद आप 5 5 जोड़ते जाइए तो आपका 9वीं हो जाएगा, फिर 5 जोड़िए 10वीं, फिर 11वीं 12वीं, कुल 12 पंचवर्षीय योजना अब तक में बना था, जो कि अब इसके जगह, इसका जगह जो बात करते हैं नीति आयोग ले लिया है। नीति आयोग की स्थापना की बात करते हैं 1 जनवरी 2015 में हुआ था। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में कई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो कई कमी को घटा दिया जाता है तो यह तो कहलाता है, तो यह निवल घरेलू उत्पाद कहता है। क्या? निवल घरेलू उत्पाद। जब घरेलू की बात करें, घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया प्रयुक्त मशीनी और पूंजी के मूल्य में कई आई कमी को घटा दिया जाता है तो निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को संबंध को दर्शाता है कौन? तो लॉरेंज वक्र जो है ये दोनों को दर्शाता है। तो लॉरेंज वक्र नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, इसका जो हम आंसर बात करते हैं मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों को दर्शाता है फिलिप्स वक्र। वक्र जो है मुद्रास्फीति को सिर्फ लॉरेंज वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 9 से न्याय, 9 से 9वीं। याद रखिएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और पहली पंचवर्षीय योजना में आप जान ही रहे हैं कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। और दूसरी की बात करें तो उद्योग दो से उद्योग, दूसरी में उद्योग को। और 5वीं की बात करें तो गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। खूब खूब पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं किसी द्रव की वाष्पन दर किस पर निर्भर करता है? किसी द्रव की वाष्पन दर की हम बात करें तो यह निर्भर किस पर करता है? तो यह बात करते हैं द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। आंसर की बात करें तो यह सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं सौर मंडल की हाल ही का हीलियो ओसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हीलियो ओसेंट्रिक मॉडल की हम बात करते हैं निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से ग्रह कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया था? यानी कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था? तो बात करते हैं यूरेनस की। तो यूरेनस का खोज सर्वप्रथम 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। कब? विलियम हर्शेल के द्वारा 1781 में किया गया था। अब बात करें द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ये बहुत ही फेमस है, कई बार पूछे गए हैं। सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसे भी पूछा जा सकता है, थोड़ा इसमें घुमा फिरा दिया है। तो आंसर की बात करें तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? अब लट्टू को घुमाते हैं तो गोल गोल ऐसे घूमता है, तो गोल गोल घूमने का मतलब होता है यह अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। अब बात करते हैं वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का हमेशा सीधा प्रतिबिंब समतल और उत्तल के द्वारा दर्पण के द्वारा बनाया जाता है। वास्तविक और सीधा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब समतल और उत्तल दर्पण के द्वारा। अब बात करते हैं कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? कोहरा के कारण जो है प्रकीर्णन के कारण हम लोग देख नहीं पाते। अब बात करते हैं पौधे कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है कौन सा हिस्सा? तो यह बात करते हैं जाइलम। जाइलम जो है पानी, जैसे जाइलम जैसे जल, याद रखिएगा। आप फ्लोएम की बात करें तो यह पौधे के विभिन्न हिस्सों में फ्लोएम के द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। याद रखिए भोजन। और जल, जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण दोनों पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं मानव शरीर में लैंगर की दीपिका कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय की बीटा कोशिका से लैंगर की दीपिका का स्रावन होता है। याद रखिए अग्नाशय की बीटा कोशिका से। अब बात करते हैं इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? यानी कि एडवर्ड जेनर की बात करते हैं विश्व के प्रथम ऐसे व्यक्ति है जो सर्वप्रथम टीका की खोज किया गया था। किसके? टीका यानी वैक्सीन का खोज किया गया था।
किसके, एडवर्ड जेनर, उसके वो भी चेचक की टीका की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। पहला टीका था जो इसके द्वारा तैयार किया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको सही सुमेलित चुनना है। अब बात करते हैं आर्सेनिक 74 का ट्यूमर का पता लगा, इसके द्वारा ट्यूमर की जांच के लिए लगाया जाता है, तो बात करते हैं ये सही है। बात करते हैं सोडियम 24 का जो है परीक्षण किया जाता है, रक्त के थक्के में इसका परीक्षण करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। कोबाल्ट 60 की बात करें तो यह कैंसर के उपचार के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, तो बात करते हैं ये भी सही है। तो आंसर की बात करते हैं सभी के सभी सही हो जाएंगे। बात करते हैं डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है। डीपीटी में पी की बात करते हैं तो डिप्थीरिया पर्टुसिस, इसका आंसर की फुल फॉर्म की हम बात करें, इसका हो जाता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। क्या हो जाता है, टिटनस। पी की हम बात करते हैं इसका आंसर पर्टुसिस हो जाएगा, यानी डी से होता है डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस, टी से टिटनस, याद रखिएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है या आती है, कौन नहीं आता है या आती है, तो बात करते हैं छिपकली जो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। चूहा, बिल्ली, गिलहरी, ये सारे सारे जो है छिपकली वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, तो मुकुलन द्वारा हम प्रजनन की बात करें तो सिर्फ सिलेंटेट्रा के वर्ग के जो है जंतु जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। अब बात करते हैं मानव शरीर के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना लगभग लगभग कितना होता है, तो प्लाज्मा की हम ऐसे बात करें तो मानव शरीर में प्लाज्मा पौसे 55, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है, तो ग्रंथि की हम बात करें तो कौन सा नहीं है, तो पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। तो पित्ताशय क्या है, ये है पित्ताशय का अगर पूछे रंग कैसा होता है, पीला होता है और क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है, पीला एवं क्षारीय द्रव है। और कभी कभी पूछ लिया जाए पित्ताशय का पीएच मान कितना होता है, 7.7 इसका पीएच मान होता है, याद रखिए। अब बात करते हैं रक्तहीनता यानी एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है, तो एनीमिया की स्थिति की हम बात को उत्पन्न होने की स्थिति क्या है, आरबीसी की कमी से इसको एनीमिया की उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं, तो दोस्तों बीच में रीजनिंग आ गया था। अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग भी सब फुल सॉल्यूशन चाहिए, उतना भी ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो रीजनिंग खुद ब खुद बना लेते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत होते हैं और स्पीड बनाने की उसको ज़रूरत होती है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। सिर्फ हम जीके जस्ट करंट अफेयर की बात करेंगे, उसके इसका जो फुल सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है। सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो यह हो जाता है शनि। शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब बात करते हैं पहला, अगर हम बात करें सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, और अब सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध सबसे छोटा ग्रह होता है। अगर हम वहीं बात करते हैं शनि की, तो शनि की का रंग बात करें तो पीले कलर का होता है। किसका, पीले कलर का। इसमें वलय का होना, यानी कि शनि में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कितने वलय होते हैं, तो ये 7 वलय शनि में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एक द्रव को यानी एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है, तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त की बात करें देशांतर कहलाता है। क्या, देशांतर। दो देशांतर के बीच की स्थान को कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, क्या कहते हैं, तो गोरे कहा जाता है। क्या, गोरे, याद रखिएगा, दो देशांतर के बीच की जगह को। अब वही बात करते हैं निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है, तो नहीं बनती है तो चूना पत्थर सिर्फ नहीं बनती है, मैग्ना या लावा से बात करें तो ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट आदि सबका निर्माण होते हैं। अब वही बात करते हैं अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन सी नहीं है, तो अटलांटिक की हम बात करें इनमें से कौन सी जलधारा नहीं है, तो वही बात करते हैं यह अगुला जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। तो अब बाकी सभी के सभी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अब वही बात करते हैं, तो अटलांटिक या अगुला जो है किसकी जलधारा है, तो हिंद महासागर की जलधारा है। किसकी, हिंद महासागर की, याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारत की एकमात्र अंतर प्रवाह नदी नहीं है, तो अंतर प्रवाह नदी की एकमात्र नहीं है तो लूनी नदी जो है एक अंतर प्रवाह नदी
नहीं है। अब चुलिया जलप्रपात की बात करें किस नदी पर है, तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। चौसे चुलिया चौसे चंबल, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। अमृत क्रांति की हम बात करें तो नदी जोड़ो परियोजना से अमृत क्रांति का संबंध है। अब बात आती है कि नदी जोड़ो परियोजना किसकी देन है, तो याद रखिएगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है नदी जोड़ो परियोजना। सर्वप्रथम उसी के मन में यह ख्याल आया था जो नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत हुआ था। अब बात करते हैं रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, यह कथन किसका है, तो यह कथन की बात करें तो महात्मा गांधी जी का है। मेरे प्रिय बापू जी ने यह कहा था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। किसमें ऑक्सीजन की हम बात करें अनुपस्थित रहता है, तो केरोसिन तेल में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। अब बात करें निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसाने वाली गैस कहते हैं। अगर यह गैस आप एक बार सूंघ लोगे ना तो दिन भर हंसते हंसते जो है आपको हंसते ही रहोगे। यह गैस ऐसा ही है जो एक बार आदमी को सांस में अगर आगे में रख दो नाक के आगे, तो हंसते हंसते दिन भर हंसते ही रहेंगे। अब बात करते हैं आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक की हम बात करें तो लेवोजियर को कहा जाता है। अगर जीव विज्ञान की हम बात करें तो अरस्तुत को, अब जीव विज्ञान का पिता अरस्तुत को। अब बात करते हैं इतिहास का पिता कहे तो हेरोडोटस को कहा जाता है। अब कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी तत्व है, तो सबसे भारी तत्व की बात करते हैं इनमें से सबसे भारी प्लेटिनम है। कौन, प्लेटिनम। उसके बाद बात करते हैं कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल का नाम बात करें। कार की बैटरी में यानी कि बैटरी की भी बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बेकलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है। बेकलाइट की हम बात करें तो किसके संघनन से बनता है, तो फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बेकलाइट का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो टेफ्लॉन की हम बात करें तो यह बात करते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। किसका, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एक बहुलक है। अब बात करते हैं भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से के संविधान से लिया गया, यानी किस देश से के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगर वहीं पूछे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की अगर हम बात करें तो यह आयरलैंड से लिया गया, याद रखिएगा बहुत बार ये पूछे गए हैं। अब बात करें भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। अब वही बात करते हैं भाग 17 की, यानी कि 17 की हम बात करें तो राजभाषा आयोग का राजभाषा का संबंध भाग 17 में मिलता है। अब वहीं पूछे आपातकाल, तो आपातकाल की बात करें तो 18 में, और उपाधियों का अंत भी 18 में ही मिलता है, भाग 18 में। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राज्य परिषद की हम बात करें अनुच्छेद 263 में वर्णित है। अब बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की हम बात करें पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए हम बात करें तो आयु 35 वर्ष होना चाहिए, आवश्यक है। देश का नागरिक हो, ये भी आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये आवश्यक है। अब बात करते हैं सी की, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप जो है पढ़े लिखे आदमी हो या ना हो, इतना चीज़ आपको रहना चाहिए, तो वो भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी कि मूर्ख आदमी भी, यूं कहें तो मूर्ख आदमी भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये हमारे संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया, ये मतलब मोस्ट जरूरी नहीं है। अब बात आती है भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, तो कानूनी विषय पर हम परामर्श की बात करें तो अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। अब यही पूछे किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है, तो 76(2) के अंतर्गत देता है। कितने, 76(2) के अंतर्गत जो है यह परामर्श देता है। अब बात करते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा यह कर दिया गया है। यह जो हुआ है कब तक के लिए, मतलब 2026 तक जो है यथावत रहेगा, इसमें कोई वृद्धि नहीं किया जाएगा 2026 तक। अब वही बात करते हैं राज्यसभा की विधानसभा
के सत्र यानी कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और राज्य के वास्तविक प्रमुख की बात करें तो मुख्यमंत्री होता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण किस में से किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण की हम बात करें तो यह मौर्य वंश से संबंधित है। किसी मौर्य वंश से। अब वही बात करते हैं प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख की हम बात करें तो यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब बात करते हैं रुद्र दमन की। तो रुद्र दमन की अगर हम बात करें तो यह जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है, जूनागढ़। अब वही बात करते हैं गौतमी बलश्री। तो गौतमी बलश्री की हम बात करें तो नासिक अभिलेख से संबंधित है और एहोल अभिलेख की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख से संबंधित है। अब बात करते हैं अशोक के किस अभिलेख में थंब की व्याख्या की गई है? थंब की व्याख्या की हम बात करें तो 11वां अभिलेख में किया गया है। अब वही बात करते हैं कि नवमा की। तो इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचार नवमा अभिलेख में वर्णन मिलता है। वही बात करते हैं आत्मनियंत्रण की। तो 6 में इसका वर्णन मिलता है। 14वां की हम बात करते हैं इसमें धार्मिक जीवन बिताने का को के लिए प्रेरित करता है कौन? 14वां अभिलेख। अब बात करते हैं सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली के प्रथम शासक ऐसा था जिसमें अमीरों का दमन किया गया था। अब बात करते हैं निकोलो कॉन्टी निम्न में से किस शासक के समय में विजयनगर आया था? अगर निकोलो कॉन्टी की बात करें तो कांटी देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था। अब वही बात करते हैं अब्दुल रज्जाक की हम बात करें तो अब्दुल रज्जाक बात करते हैं देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक आया था। अब बात करते हैं किस देवराय देवराय के समय की हम बात करें तो यह डोमिगस पायस जो था डोमिंगस पायस जो था कृष्ण देवराय के समय में था। नूनीज की हम बात करें तो नूनीज अच्युत राय के दरबार में आया था। नूनीज याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं अकबर द्वारा इलाही संमत की शुरुआत कब हुआ था? अकबर द्वारा इलाही संमत की शुरुआत की बात तो 1583 ईस्वी में किया गया था। अब वही बात करते हैं दीन इलाही की। तो 1582 में दीन इलाही की धर्म की स्थापना होता। मजहर की घोषणा की बात करें तो 1579 में हुआ था। इबादत खाना की बात करें तो 1575 में इबादत खाना और तीर्थ यात्रा कर 1563 में लगाया गया था। अब वही बात करते हैं द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल की हम बात करें तो वारेन हेस्टिंग थे। कब से कब तक? 1780 से 84 के बीच थे द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के। अब बात करते हैं अब कहते हैं किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी संख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? तो किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था और इसी के समय में कांग्रेस का स्थापना किया था लॉर्ड डफरिन के समय में ही हुआ था। अब बात करते हैं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं पहली बार वंदे मातरम कब गया था? पहली बार वंदे मातरम 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब बात करते हैं सॉरी दोस्तों 1911 ईस्वी में। तो वंदे मातरम पहली बार नहीं, राष्ट्रीय गौन गौन यानी कि 11 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। गौन 11 गौन 11 इसे याद रख सकते हैं। गौन गौ से 11 हुआ था। ये भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, वो भी राष्ट्रीय गौन। अगर राष्ट्रीय वंदे मातरम की बात करें तो यह 1896 में हुआ था। कब? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। रहीमतुल्लाह सयानी रहीम रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में किया गया था। अब याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन होता है इस सब क्वेश्चन में। जैसे गौन 11 और वंदे मातरम 1896 में हुआ था। अब बात करते हैं केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केवला देव की बात करें तो राजस्थान में स्थित है। अब बात करते हैं भारत के चावल के कटोरे के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? बात करते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से ये जीवाश्म के आयु का पता चलता है। बात करते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस की हम बात करें कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस या विश्व जल दिवस की हम बात करें 22 मार्च को मनाया जाता है और पहली बार 1993 ईस्वी में मनाया गया था। याद रखिएगा कब? 1993 में। वहीं पूछे 22 अप्रैल की हम बात करें तो 22 अप्रैल में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च की बात करें तो जल दिवस और 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा। अब 22 मई की हम बात करें तो 22 मई जैसे आया तो यह कब होता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये 22 मई तारीख जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, याद रख लीजिए।
अब बात करते हैं पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस गैस का, क्लोरीन का। याद रखिएगा, आप जो पानी प्यूरिफाई करते हैं तो उसमें शुद्ध किया जाता है क्लोरीन गैस के ही द्वारा। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे, जेनेवा में। अब बात करते हैं विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस की बात 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। उस 7 अप्रैल को बात करते हैं स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 बात करते हैं मई को जैविकता दिवस। पहले ही हम 4-22 डेट जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब बात करते हैं एयरफोर्स एकेडमी भारत कहाँ स्थित है, यानी कि एयरफोर्स एकेडमी की हम बात करें तो भारत में कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है एयरफोर्स एकेडमी। वही बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना की बात करें तो 1984 में हुआ था। कब, 1984 में। 1948 की बात करें तो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुआ था। 2010 की हम बात करें तो नेशनल ग्रीन एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनेशन की स्थापना 2010 में हुआ था। 1965 की बात करते हैं बीएसएफ की स्थापना 1965 में किया गया था, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, तो मिलान कैसे करना है तो आप देख सकते हैं। तो विजय घाट की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट, अभय घाट मोरारजी देसाई की बात, चित्रा भूमि बी आर अम्बेडकर की, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा की हो जाते हैं। अब आंसर की हम बात करें तो आप खुद ढूंढ लीजिए कौन सा इसका आंसर होने वाला है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।